अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मेरी बीवी ने छत पर बने कमरे को क्लिनिक बना लिया, जहां वो बांझ औरतों का ऐसा शर्तिया इलाज करती कि वो जल्द ही हामला हो जाती, और मेरी ड्यूटी सीढ़ियों के पास बने काउंटर पर लगा दी और सख्ती से मना किया कि ऊपर हरगिज नहीं आना, क्योंकि अंदर औरतों का इलाज होता है। मैं मान जाता, क्योंकि मेरी बीवी ढेरों पैसे जो कमा रही थी। मगर मुझे उस वक्त बहुत हैरानगी होती जब क्लिनिक में वही औरतें जाती जिन्होंने टोपी वाला बुर्का पहन रखा होता। एक दिन मुझे बीवी पर शक हुआ तो मैं भी बुर्का ओढ़ कर अंदर गया, तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि हमारी छत पर बने क्लिनिक की धूम दूर दूर तक जा पहुंची थी। मेरी बीवी सारा दिन छत पर बैठी बांझ औरतों का मुआयना करती रहती थी। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। मेरी बीवी नजमा मुझे भी अच्छी खासी तनख्वाह देती थी। जिंदगी में बड़ा चैन था। हम दोनों मियाँ बीवी दोनों हाथों से पैसा कमा रहे थे। मैं आज फिर काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जब एक मर्द और औरत मेरे पास आए और नजमा से मिलने की इजाजत मांगने लगे थे। मैंने उस औरत को नजमा के क्लिनिक में दाखिल हो जाने दिया था, जबकि उसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को बोला था, लेकिन वो क्लिनिक में जाने की जिद करने लगा। मैंने उस मर्द से कहा, भाई, ऊपर क्लिनिक में सिर्फ आपकी जोजा ही नहीं गई, और भी बहुत सी खवातीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ इलाज मुकम्मल राजदारी से होता है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। फिर मुझे इलाज के लिए आपका ब्लड ग्रुप भी चाहिए, इसलिए आप इधर ही तशरीफ रखें। वो आदमी मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गया था। उसकी बीवी क्लिनिक के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसे क्लिनिक में दाखिल हुए आधा घंटा ही हुआ होगा जब दो बुर्का पोश औरतें मुझसे क्लिनिक जाने की इजाजत मांगने लगी थी। मैंने उन्हें भी इजाजत दे दी थी। यूं 2 घंटे के बाद उस औरत का शौहर उकता गया था। वो बोला, और कितनी देर है? मैंने कंधे उचका कर कहा, कुछ कह नहीं सकता, मुझे भी क्लिनिक में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। वो मर्द बस सब्र करके बैठा रहा। कुछ ही लम्हों के बाद उसकी बीवी बाहर आ गई थी। मैंने जांचती निगाहों से उस औरत के चेहरे को खोजा था। वहाँ उम्मीद के दीपक रोशन हो चुके थे। मैंने जल्दी से उस औरत के हाथ की जानिब देखा। उसमें कोई दवा वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वो मियाँ बीवी जब हमारे घर से निकल गए तो 2 बुर्का पोश औरतें भी बाहर चली गई थी। फिर कुछ देर बाद नजमा भी क्लिनिक से निकल आई थी। उसने चेहरे से मास्क उतारा और हाथों से दस्ताने उतार कर डस्टबिन में फेंक दिए थे। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मैं गौर से नजमा का जायजा ले रहा था। वो काफी अच्छे मूड में लग रही थी। आखिरकार मैंने वो सवाल करने की ठानी जो मुझे अक्सर परेशान किए रखता था। मैं बोला, नजमा, तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? तुम ना तो पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई दाई हो, फिर तुम्हारी इतनी मशहूरी कैसे हो गई है? हर जगह तुम्हारा ही चर्चा है। नजमा हंसकर बोली, जरूरत इजाद की माँ है। मुझे मेरी जरूरत ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए हैं। मैं खामोश हो गया था। न जाने नजमा मुझसे इस कदर राजदारी क्यों बरतती थी। मैं उसका शौहर था, कम से कम उसे मुझसे तो ये राज शेयर कर लेना चाहिए था। पहले तो मुझे नजमा के किसी कारोबार में कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे लगा था कि नजमा वक्त गुजारे के लिए ये सब कर रही है, मगर देखते ही देखते कमाल ही हो गया था। फकत 1 साल के अंदर अंदर नजमा के क्लिनिक की धूम दूर दूर तक जा पहुंची थी। कुछ औरतें ऐसे ऐसे शहरों और कस्बों से इलाज करवाने आती थी जिनका हमने पहले कभी नाम भी ना सुना था। दरअसल बांझपन ऐसा मर्ज है जो हर तीसरे चौथे घर में फैला हुआ है। अक्सर तो ऐसे भी होता है कि औरतें बांझ होती भी नहीं हैं, बस कुदरत की तरफ से ही देर होती है। मगर इन औरतों के ससुराल वाले उनका जीना हराम किए बैठे होते हैं। जब नजमा ने अपना क्लिनिक खोला तब उसके पास पूरे साल में फकत 2 औरतें इलाज करवाने आई थी। अल्लाह की करनी से उन दोनों औरतों के यहाँ औलाद हो गई थी। फिर उसके बाद हर जगह ही नजमा के क्लिनिक की बातें होने लगी थी। अब तो एक दिन में 20-20 औरतें अपना इलाज करवाने आती थी। नजमा से अकेले ये सब संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने सीढ़ियों के पास ही मुझे काउंटर बनवा दिया था।
फिर उसने नई तनख्वाह भी लगा दी थी। हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई थी। मेरे बच्चे आला स्कूलों में पढ़ने लगे थे। उन्होंने बेहतरीन लिबास पहनना शुरू कर दिया था। नजमा इनको तरह तरह के खाने खिलाती थी। पहले तो वो 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाते थे। अब मैंने भी नजमा के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। अब मैं हर चीज पर गहरी निगाह रखता था। यूँ होता था कि औरत इलाज के लिए आती तो कुछ ही लम्हों बाद कुछ बुर्का पोश खवातीन भी आ जाती थी। इलाज का अमल 4-5 घंटों पर मुश्तमिल होता था। मैंने कई बार नजमा से इलाज का तरीकाकार पूछा, मगर वो हर बार मेरी बात को टाल देती थी। नजमा का क्लिनिक मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जिसमें मेरा दाखिला ममनू था। मुझे ये बात तो समझ आती थी कि मैं मरीजों की मौजूदगी में उस क्लिनिक में दाखिल नहीं हो सकता था, मगर जब वो खाली पड़ा होता था तब वहाँ जाने की पाबंदी मुझे कुछ अजीब लगती थी। खैर, मैं अपने जहन से ऐसे ख्यालात को झटक देता था। मुझे वो वक्त याद आ जाता था जब मैं बिल्कुल ही बेकार था। घर में 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़े होते थे। नजमा मुझे सारा दिन निकम्मे होने के ताने देती ना थकती थी, जो मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। वो कभी प्यार से समझाती तो कभी लड़ झगड़ कर मेरा घर छोड़कर अपने मैके जा बसती थी। मैं तो शादी से पहले भी निकम्मा सा ही था, कोई काम काज तो करता ना था। अम्मा ने मेरी शादी करवा दी ताकि मुझ पर बोझ पड़ जाए और मैं जिम्मेदार हो जाऊं, मगर शादी और 3 बच्चों का बोझ भी मुझे राहे रास्त पर ना ला सका। पहले पहल तो नजमा कुछ ना कहती, रुखी सुखी खाकर सबर शुक्र करती, मगर जब बच्चे बड़े होने लगे और तरह तरह की फरमाइशें करने लगे तो वो अक्खड़ मिजाज हो गई। फिर जब बच्चों पर फाकों की नौबत आई तो वो किसी से कहलवा कर मुझे काम पर रखवा देती थी। मेरी सुस्ती देखकर मालिक मुझे बहुत जल्द फारिग कर देता था। नजमा ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, घर छोड़कर चली गई, तलाक तक की धमकी दे डाली। मैं 4 दिन चुस्ती से काम करता तो 5वें दिन सुस्ती मुझे फिर से अपने हसार में जकड़ लेती थी। अब मेरी बीवी नजमा कुछ दिनों से परेशान सी रहती थी। उसकी परेशानी की वजह बहुत वाज़ेह थी। मैं 5वीं बार भी मुलाजमत से निकाला जा चुका था। मेरे 3 बच्चे थे। बच्चों की भी 100 जरूरियात होती हैं और आमदन का कोई भी जरिया नहीं था। नजमा एक दिन मेरे पास आई और बोली, रजा, मैं छत पर बने कमरे को अपना क्लिनिक बनाना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात हंसकर टाल दी थी। उसने 1-2 बार फिर से क्लिनिक बनाने की बात की तो मैं खामोश ना रह पाया। मैं बोला, किस चीज के लिए बनाओगी क्लिनिक? ना तो तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई काम धंधा जानती हो। वो बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम जैसे बेकार मर्द के साथ रहने वाली औरत 100 तदबीरें सोच लेती है। मैंने लापरवाही से कंधे उचका दिए थे कि जो मन में आए करो। फिर उसने मेरी मदद के बगैर ही अपना क्लिनिक सेट कर लिया था। वो बोली कि मैं बांझ औरतों का इलाज किया करूंगी। मैं उसका मजाक उड़ाता रहा, मगर वो अपनी धुन की पक्की निकली थी। आज वो अपनी मेहनत के बलबूते पर वो सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो चुकी है जिसकी वो तमन्ना किया करती थी। अब उसके काम का तरीका कार जाने की ख्वाहिश तो दिल में सर उठाती थी, मगर फिर मैं ये सोचकर चुप हो जाता था कि चलो वो जो कुछ भी कर रही है करती रहे, कम से कम हमारी रोजी रोटी तो लगी हुई थी। मेरे वालिदैन तो अब वफात पा चुके थे। मेरी एक ही बहन थी जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। पहले तो वो मुझे एक निकम्मा इंसान समझती थी, इसलिए उसने अपने मसाइल मेरे साथ शेयर नहीं किए थे। अब जब मेरा और नजमा का कारोबार चल पड़ा था तो उसे भी जरा आसरा मिल गया था। उसका मैका मजबूत हो गया है। अब वो अपने दुख सुख मुझसे बांट लिया करती थी। शाजी ने मुझे बताया था कि उसका शौहर औलाद ना होने की वजह से उससे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। सास भी अपने बेटे के लिए दूसरी बीवी की तलाश में थी। शाहजे का शौहर उसे तलाक देने का सोचे बैठा था। 10 साल कम अरसा तो नहीं होता, अब तक उसे औलाद हो ही जानी चाहिए थी। शाहजिया की सास ने उस पर बांझपन का टैग लगा दिया था। मैंने शाहजिया का मसला नजमा से डिस्कस किया था। मैंने नजमा से कहा कि तुम शाहजिया का केस अपने हाथ में ले लो, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में बहुत शिफा रखी है। नजमा ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मैं भी चुप कर गया था। मैं ये बात अव्वल रोज से ही जानता था कि नजमा शाहजिया को खास पसंद नहीं करती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह शाहजिया का हुसीलापन था।
नजमा जब ब्याह कर मेरे घर आई तब शाजिया भी 2 माह के लिए मैके रहने आई हुई थी। तब मेरे वालिदैन भी हयात थे, इसलिए शाजिया को अपना पलड़ा भारी महसूस होता था। वो नजमा के हर काम में कीड़े निकालती थी। वो कभी कहती कि तुम्हें गोल रोटी नहीं बनानी आती, तो कभी कहती कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था जब शाजिया मेरे पास रोती हुई आई और बोली, भाई आज मुझसे मेरा मैका भी छूट गया है। लोग सच ही कहते हैं कि वालिदैन का घर तब तक अपना होता है जब तक भाभी ब्याह कर नहीं आई होती। शाजिया इस कदर रिक्कत से रो रही थी कि मेरा दिल भी पसीज गया। मैं बोला, आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। तब शाजिया ने बताया कि नजमा ने उसके साथ बदतमीजी की है और घर से निकल जाने को कहा है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी माँ जैसी बहन के साथ बदतमीजी की। मैंने गुस्से में आकर नजमा के रुखसार पर थप्पड़ जड़ दिया था। नजमा के दिल से अभी तक इस बात का दुख और गुस्सा नहीं जाता था। मैंने उससे कई बार माफी भी मांगी थी, मगर वो उस वाक़े को भूलने पर आमादा ही नहीं होती थी। नजमा का क्लिनिक अल्लाह के फजल से बड़े एहसन तरीके से चल रहा था। दौलत की रेल पेल थी, सुख ही सुख था, मगर अब मुझे शाजिया की फिक्र रातों को सोने ना देती थी। दिन तो ड्यूटी में गुजर जाता था, जबकि रात भी आंखों ही आंखों में कट जाती थी। मैं काउंटर पर खड़ा था जब एक जोड़ा इलाज की खातिर आया था। शोहर को तो मैंने बाहर ही बिठा लिया था, जबकि औरत को मैंने क्लिनिक के अंदर भेज दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा जब 2 निकाब पोश बीबियां क्लिनिक में दाखिल होने की इजाजत मांगने लगी थी। मैंने इनको भी क्लिनिक में भेज दिया था। मैं इन 2 औरतों को देखकर हैरान रह गया था। ये बुर्का पोश औरतें तकरीबन हर रोज ही क्लिनिक का चक्कर लगाती थी। ना जाने इनका मसला अभी तक नजमा क्यों हल न कर पाई थी। 3-4 घंटे यूं ही गुजर गए थे। जब वो औरत क्लिनिक से निकली थी, उस औरत के निकलते ही वो निकाह वाली औरतें भी क्लिनिक से निकल आई थी। वो दोनों बहुत तेजी से चल रही थी जब मेरी नजर एक औरत के पाँव पर पड़ी। उसने मर्दाना चप्पल पहन रखी थी। मैं जल्दी से उनके पीछे ही लपका था। मुझे उस औरत की मर्दाना चप्पल ने तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो दोनों मेरी आवाज पर रुक गई थी। मैंने जल्दी से बात बनाई थी। मैं बोला, बहन आपका मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बड़े दिनों से आते देखता हूँ। इन दोनों में से एक औरत बोली, हम दूसरी औरतों के मसाइल हल करवाने आती हैं। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ गई थी। अब सारा मामला हल हो चुका था। असल में ये 2 औरतें ही दूसरी औरतों का इलाज करती थी। सारा क्रेडिट नजमा ने ले रखा था। खैर जो भी था, मुझे आम से गर्ज थी। मैंने पेड़ गिनकर क्या ले लेना था। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था जब मुझे शाजिया की कॉल आ गई थी। मैंने उसकी खैरियत पूछी तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, भैया मेरा घर बचा लो, मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। तुम किसी तरह अपनी बीवी को मेरा इलाज करने पर रजामंद कर लो। मैंने उसे हौसला देकर फोन बंद कर दिया था। इलाज वाली सारी औरतें जा चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा क्लिनिक में जाकर नजमा से शाजिया के मसले पर बात करता हूँ। मैं अपने ही ध्यान में क्लिनिक का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगा तो नजमा एकदम से चिल्ला उठी। वो भागकर मुझ तक आई थी और फिर मुझे धक्का देकर बाहर ले आई थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। एक बार जब कहा हुआ है कि क्लिनिक में मर्दों का दाखिला ममनू है, तो तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? नजमा की इस बदतमीजी पर एक लम्हे के लिए मेरा दिल घायल हो गया था, लेकिन मुझे नजमा से काम निकलवाना था, इसलिए मैं मुस्कुराकर क्लिनिक से बाहर निकल आया था। नजमा भी बाहर आ गई थी। मैं बोला, नजमा मेरी बहन शाजिया का घर टूटने से बचा लो, उसका भी इलाज कर दो। मैं तुम्हें इस काम के लिए दुगनी फीस देने को तैयार हूँ। नजमा ने दाएं बाएं सर हिलाकर इनकार कर दिया था। वो बोली, शाजिया का तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है, बस इतना है कि उसे कह दो कि नमाज कुरान की पाबंदी करो, अल्लाह झोली भर देगा। मैं बोला, ये सब बातें तुम इन औरतों को भी कह सकती हो जो तुमसे इलाज करवाने आती हैं। मेरी बहन की बारी तुम्हें रब याद आ गया। नजमा साफ मुकर गई थी। वो बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मैं शाजिया का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मैं चुप हो गया था। मैंने नजमा से कलाम करना भी छोड़ दिया था। मैंने 2-3 दिन उससे बिल्कुल ही बातचीत नहीं की थी। उसे बिल्कुल मेरी परवाह थी ही नहीं। लोग सच कहते हैं कि जो औरत पैसा कमाने वाली हो जाए वो फिर मर्द को किसी गिनती में नहीं लाती। खैर कुछ ही दिन गुजरे होंगे जब शाजिया
सूजे हुए नीले चेहरे के साथ हमारे घर आई थी। उसने बताया कि आज फिर उसके शौहर ने बांझपन का ताना देकर उसे बहुत मारा है और मुझे लगता है कि उसका शौहर उसे तलाक देने वाला है। शाजिया नजमा के कदमों में बैठ गई थी, रो रो कर मुझसे कह रही थी कि भैया नजमा को मना ले कि वो उसका इलाज कर दे, मगर नजमा का दिल पत्थर का था। वो किसी तरह भी नहीं मान रही थी। मैंने एक बार फिर से नजमा को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा कि मेरी बहन ने माजी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसकी माफी मैं तुझसे मांगता हूँ। मेरी बहन का घर उजड़ने से बचा लो। नजमा बोली कि अगर शाजिया का शौहर उसे तलाक दे देगा तो हम उसकी दोबारा शादी कर देंगे। मैं बस नजमा को देखता रह गया था और बोला, तो मेरी बहन की तलाक पर तो रजामंद हो गई हो, मगर उसके इलाज के लिए रजामंद क्यों नहीं हो रही? नजमा बोली कि मेरी मजबूरी है, मैं अपने खानदान की किसी भी लड़की का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मुझे नजमा की बातें चौंका दिया था, मगर मैं खामोश हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद शाजिया तलाक लेकर मेरे घर आ गई थी। मुझे नजमा पर शदीद गुस्सा भी था, मगर अब मुझे उस पर शक हो गया था। मैं हर सूरत में जानना चाहता था कि उसने आखिर शाजिया का इलाज क्यों नहीं किया। शाजिया अब नजमा से शदीद नफरत करने लगी थी। वो हर वक्त घर में बैठी रोती रहती थी। मुझे कहती, भैया अगर तुम में जरा सी भी गैरत है तो नजमा को तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि खाली गैरत से पेट नहीं भरा करते, मैं तो किसी काम काज का नहीं हूँ। मेरे बच्चे और तुम भूख से मर जाओगी। अब शाजिया हर वक्त चौकन्ना रहती थी। वो नजमा पर कड़ी नजर रखे हुए थी। वो एक एक औरत का हिसाब लगाकर बैठी हुई थी। एक दिन मेरे पास आकर बोली, भैया तुमने कभी सोचा है कि नजमा ने मेरा इलाज क्यों ना किया? मैं बोला, हाँ बहुत बार सोचा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। शाजिया बोली, भैया दाल में कुछ काला है। नजमा ने मेरा इलाज फकत इसलिए ना किया क्योंकि उसके मन में खोट है। उसका काम शफाफ नहीं है। वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हारी तो आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है जो तुम हर रोज दो निकाब पोश मर्दों को पहचान ही ना पाए। तुमने नहीं देखा क्या, जब भी कोई औरत इलाज के लिए आती है तो तुम उसके शौहर को नीचे बिठा देते हो और उसका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करने के बहाने उस आदमी को मसरूफ कर देते हो। फिर दो बुर्के में लिपटी खवातीन आती हैं जो दरअसल औरतें नहीं हैं बल्कि मर्द हैं। फिर वो कमरे में चले जाते हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। मैं शाजिया की बातों पर चौंक गया था। शाजिया ने मुझे नया कुछ भी नहीं बताया था। उसने वही बातें की थी जिनके मुतालिक मुझे पहले ही शक शबहात थे, मगर मैं पैसे के लालच में आकर अपने शक को कुचल देता था। मैंने शाजिया से कहा कि कल जब कोई औरत इलाज करवाने आएगी तो हम दोनों टोपी वाला बुर्का पहनकर क्लिनिक के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तब सारा राज हम पर आफशा हो जाएगा। उसने हामी भर ली थी। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा। मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की जिससे नजमा को मुझ पर शक होता। नजमा अपने क्लिनिक चली गई थी। आधे घंटे तक एक जोड़ा इलाज की गर्ज से आ गया था। बीवी को मैंने क्लिनिक के अंदर भेज दिया और उसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को कहा। फिर मैं खुद काउंटर छोड़कर नीचे घर में आ गया। मैंने शाजिया को इशारा किया तो वो दो बुर्के लेकर मेरे सामने आ गई। हमने जल्दी से वो बुर्के पहने और नजमा के क्लिनिक में दाखिल होने लगे थे। नजमा का क्लिनिक निहायत उम्दा था। वो ड्राइंग रूम की तरह ही लग रहा था। वो औरत जो इलाज की गर्ज से आई थी वो चुपचाप बैठी थी। नजमा की नजर जैसे ही मुझ पर और शाजिया पर पड़ी तो वो बोली, रफीक आ गए हो तुम, तो चलो अपना ये केस संभाल लो। मैंने शाजिया को आंखों ही आंखों में देखा था। मैं केस कैसे संभालता, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था। नजमा बोली, बच्चों वाली फाइल कहाँ है? उस औरत ने बताया है कि उसके शौहर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। उस औरत का नाम फाइल में लिख लो। ठीक आज से 9 माह बाद ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नौजायदा बच्चा उसकी गोद में होना चाहिए। मैंने जल्दी से अपना टोपी वाला बुर्का उतार फेंका था। मेरी तकलीफ करते हुए शाजिया ने भी ऐसा ही किया था। नजमा एकदम से बौखला कर रह गई थी। उसका रंग फक हो गया था। मैं बोला, नजमा आज तुम मुझे अपने इलाज का तरीका बताओगी, इसके अलावा मैं एक बात भी सुनना नहीं चाहता। नजमा बौखलाई हुई थी। वो बोली, तुम कोई काम नहीं करते थे, गुर्बत ने हमारे घर में डेरे लगाए हुए थे। मैंने अपनी एक सहेली से मशवरा किया तो उसने मुझे बांझ औरतों के इलाज वाला क्लिनिक खोलने का मशवरा दिया था।
मेरी सहेली फाखरा एक NGO चलाती है जहाँ वो उन बच्चों को अपने पास रखती है जिनके वालिदैन को उनकी जरूरत नहीं होती। कुछ वालिदैन नौज़ायदा बच्चों को बालकनी में डाल जाते हैं तो कुछ बच्चे कचरे के ढेर पर पड़े रो रहे होते हैं। कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं जो किसी दरिंदे का निशाना बनकर हामला तो हो जाती हैं मगर उन बच्चों को अपने पास नहीं रख पाती, इसलिए वो उसके ऑफिस आकर अपने बच्चे थमा जाती हैं। फाखरा ने मुझे बताया था कि हमारे मुआशरे में अगर कोई औरत उम्मीद से नहीं होती तो उसका शोहर बच्चा अडॉप्ट करने की बजाय दूसरी शादी को तरजीह देता है। ऐसे में कई औरतों के घर उजड़ जाते हैं। फाखरा ने अपने 2 कारिंदे मुझे दिए हुए थे। जब भी कोई औरत मेरे पास इलाज की गर्ज से आती है तो मैं उसे सीधी सी बात बता देती हूँ कि इलाज में करना नहीं जानती, बस बच्चा उनको मिल जाएगा। मैं उनके शोहर का ब्लड ग्रुप ले लेती और उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा 9 माह बाद उस औरत को थमा देती। मैंने शाज़िया का इलाज इसलिए ना किया क्योंकि मुझे डर था कि ये मेरा ढिंडोरा पीट देगी और मुझे बदनाम कर देगी। शाज़िया एकदम रोने लगी थी। वो बोली, नजमा, तुम्हारे अंदर ये डर भी मेरे बुरे रवैये ने ही डाला था। अगर मैं शादी के शुरू के दिनों में तुमसे ना लड़ती ना झगड़ती तो तुम मुझसे इस कदर खौफज़दा ना होती, तुम मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कर ही देती और आज मैं यहाँ तलाक लेकर ना बैठी होती। मगर आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस कार खैर में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तुमने जो काम शुरू किया है ये नेकी वाला है। इस तरह बेयारो मददगार बच्चों को वालिदैन मिल जाते हैं और औरतों के घर उजड़ने से बच जाते हैं। नजमा और शाज़िया एक दूसरे के गले लगकर रोती थी। मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। मुझे नजमा पर फख्र होने लगा था।